बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग टैक्स पढ़ रहे हैं जी, और बेसिक से हमने स्टार्ट लिया था। हमने थोड़ा सा तो चैप्टर को देखा था कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से हैं। 3 एरियाज़ हम पढ़ रहे थे, इससे गुज़रते हुए हम आगे चले थे। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। हमने कहा था कि हमारे मुल्क में जो आईन पाकिस्तान है वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है ना। और आइन में बिल्कुल प्रीएम्बल के अंदर ही ये बात लिखी हुई है कि मुल्क में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। आपने देखा कल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वो ट्रांसजेंडर वाले कवानीन को गैर इस्लामी करार दे दिया। इसका मतलब है अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, या तो कहेगा इसको अमेंड करें, या इस कानून को क्या कर देगा, स्ट्राइक डाउन कर देगा, ठीक है ना। तो यही बात असल में हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये तमाम कवानीन जो भी मुल्क में कानून बनेंगे, हम क्योंकि अपने से रेलिवेंट बातें कर रहे हैं, तो उसका आइन के साथ आइन के ताबे होना ज़रूरी है। वो आइन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आइन में कुछ लिखा हुआ हो और कानून में कुछ लिखा हुआ हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर अदालत में कोई शख्स लेके जाएगा और अदालत उस कानून को या तो चेंज करवा देगी या एग्जैक्टली उसको कैंसिल कर देगी। उसे हम कहते हैं स्ट्राइक डाउन कर देगी। फिर हमने इसी तरह से बातें करते हुए हम आगे चले। हमने देखा कि डेफिनेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, और हमने देखा कि मीन्स वाली डेफिनेशन का क्या मतलब होता है। यानी ये वो डेफिनेशंस हैं जिनमें एक स्पेसिफिक मीनिंग असाइन हो जाता है, फिक्स हो जाता है, डिक्शनरी मीनिंग ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमने कहा कि अच्छा जी, मीन्स के बाद इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन कौन सी हैं। तो हमने कहा कि डिक्शनरी मीनिंग अपनी जगह पर मौजूद रहता है, लेकिन कुछ मीनिंग उसमें हम ऐड कर दी, यानी डेफिनेशन को हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपैंड कर रहे होते हैं, उसका जो स्कोप है उसको बढ़ा रहे होते हैं। फिर हमने कहा कि जी कुछ डेफिनेशन में मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो जब अभी हम आगे चलेंगे, जैसे जैसे डेफिनेशन आएंगी, फिर हम इनको लिंक करते हुए आगे चलेंगे इंशाल्लाह। फिर एक बात यहाँ लिखी है, सेक्शंस को पढ़ना कैसे है, लेकिन ये थोड़ी टेक्निकल बात है, ये हम लेटर स्टेज पे करेंगे। लिखी हमने यहाँ हुई है, लेकिन इसको थोड़ा सा 5-10 लेक्चर के बाद दोबारा यहाँ से करेंगे हम। अच्छा जी, फिर हमने बात की थी और एक गुफ्तगू की हमने, नॉट विद स्टैंडिंग का अगर लफ्ज़ किसी सेक्शन से पहले आ जाए तो इसका मतलब है ये कौन सा सेक्शन है, सुपीरियर सेक्शन है, ओवर राइडिंग सेक्शन है। यानी किसी एक उसूल को कह रहा है कि अब इसकी नहीं चलेगी बल्कि मेरी चलेगी। किसकी नहीं चलेगी ये बता दिया जाएगा जिससे पहले लिखा होगा। बाद दफ़ा किसी सेक्शन के बारे में बात लिखी होगी कि यार अगरचे उस सेक्शन में ये लिखा हुआ है लेकिन वो नहीं चलेगा, जो अब मैं कह रहा हूँ वो चलेगा। बाद दफ़ा पूरे एक्ट के बारे में कहा होगा, और बाद दफ़ा पूरे मुल्क के पूरे कवानीन के बारे में ये बात की जा रही होगी, ठीक है ना। तो इसकी हमें एग्जांपल्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। फिर सब्जेक्ट टू इसका बिल्कुल रिवर्सल था। ये कनेक्शन क्रिएट करने के लिए बात हो रही है। जब हम किसी सेक्शन से पहले सब्जेक्ट टू लगाते हैं और आगे उस सेक्शन का नाम लिखते हैं, इसका मतलब है पहले उस सेक्शन की चलेगी, फिर वहाँ से आगे मैं चलूँगा। बात समझ आ रही है ना। सब्जेक्ट टू का ये मतलब होता है। तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया था, ताकि हम बिल्कुल रटे ना लगा रहे हों, बल्कि हमें चीज़ें थोड़ी सी समझ आ रही हों और हम वहाँ से लेकर चल रहे हों। फिर एक आखिरी बात हमने की थी, शेल कहाँ लगेगा और मे कहाँ लगेगा। जब शेल कहीं लग रहा हो तो इसका मतलब है ये मैंडेटरी प्रोविज़न की बात हो रही है, और मे का मतलब है एक ऑप्शन क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। ये सारा काम हमने बेसिक से किया था। फिर हमने बाकायदा आगाज़ कर लिया था अपने चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। सेक्शन 4 से हमने बेसिक्स ऑफ जो हमारा लॉ है वो यहाँ से हमने शुरू कर दिया था। और उसमें कल हमने पढ़ा था, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। यहीं से हमें फ़ौरन एहसास हुआ कि यार टैक्स ईयर का क्या मतलब है, फिर पर्सन का क्या मतलब है, फिर टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है। तो फिर हमने इसको डिफ़ाइन करना शुरू किया। पहले हमने समझा कि कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं। एक नॉर्मल बात थी, जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का टाइम फ्रेम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर कहते हैं। टैक्स ईयर किसे कहते हैं, टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है ना। अब टैक्स ईयर हमने कल 2 पढ़े थे, एक नॉर्मल टैक्स ईयर और एक स्पेशल टैक्स ईयर। अगर मैं पहले नॉर्मल की बात करूं, मैं कहता हूं जी टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ,
तो कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर जहां से मर्जी शुरू होके जहां मर्जी खत्म हो जाए। मसलन 1 जनवरी से शुरू होके 31 दिसंबर पे खत्म हो जाए, या 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च पे खत्म हो जाए। जहां से मर्जी शुरू हो और जहां से मर्जी खत्म हो जाए। ये कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर है। लेकिन हमने कहा यार स्पेशल टैक्स ईयर को लिखेंगे कैसे, एब्रीविएट कैसे करेंगे? मैंने कहा जी जो कमिंग जून आ रहा होगा उससे शो करेंगे। लेकिन बात लॉ ने कैसे लिखी कि जिस कैलेंडर ईयर में ये डेट खत्म हो रही होगी उसका जो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा उससे शो करेंगे। लेकिन हमने इस बात को आसान करके क्या समझा था कि अब जून कब आना है। मसलन एक स्पेशल टैक्स ईयर अगर 31 मार्च को खत्म हो रहा है यहां, तो जून कब आना है? 2021 में ही आना है, तो हम इसे टैक्स ईयर 2021 बोलेंगे। और अगर एक टैक्स ईयर 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो अब जून कब आना है? 2022 में आना है, तो फिर हम इसे टैक्स ईयर 2022 बोलेंगे। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, नॉर्मली ऐसे नहीं है, हम इतनी लिबर्टी नहीं देते अपने टैक्स पेयर को कि आप जोन से मर्जी 12 महीनों का टैक्स पे करना शुरू कर दो। कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं है, बल्कि क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्पेसिफिक टाइम का टैक्स देना पड़ेगा। कब का? एंडिंग ऑन 30 जून। कि भाई आप 12 महीने तो पूरे करें, लेकिन वो 30 जून को मुकम्मल होने चाहिए। लॉ ने ऐसे लिखा, तो इसकी ऑब्वियस मीनिंग है कि शुरू भी फिर कब होने चाहिए? 1 जुलाई को शुरू होने चाहिए, फिर ही तो 12 मंथ बनेंगे ना 30 जून पे। तो उन्होंने कहा ये कौन सा ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल का लफ्ज़ ही बता रहा है कि ज़्यादातर 80-90% लोग तो ऐसे टैक्स देंगे कि हर साल 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का हिसाब किताब हुआ करेगा। इस दरमियान जो इनकम कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। अच्छा, इस 31 जून को टैक्स नहीं पे करेंगे, यहां तक कि इनकम का टैक्स पे करना है। ये आगे हम जाके पढ़ेंगे कि नहीं नहीं वो एक डेट आएगी, जैसे आजकल 30 सितंबर इज द लास्ट डेट, यहां तक हमने उसका पे करना है, और ये डेट एक्सटेंड वगैरह भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट करने की या रिटर्न का मतलब है पूरा हिसाब किताब जमा करवाएं आप कि जी मैंने ये कमाया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सारी डिटेल आप गवर्नमेंट को बताएं एक स्पेशल फॉर्मेट के ऊपर। लेकिन जैसे आप अकाउंटिंग में पढ़ कर आए ना, ईयर एंड, अकाउंटिंग का एक ईयर एंड हो रहा होता है, क्या उसी ईयर एंड पे उसी दिन टैक्स का ऑडिट हो जाता है? अकाउंटिंग की सारी बुक कीपिंग पूरी हो जाती है? नहीं नहीं, बुक कीपिंग नहीं पूरी है, यहां तक का हिसाब किताब करना है। हिसाब किताब करने के लिए तो हमें कुछ टाइम फ्रेम चाहिए होगा ना। तो नॉर्मली लॉ में जब आगे आप कंपनी लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 120 दिन के अंदर अंदर फिर ये सारी चीजें वाइंड अप करनी होती हैं। इसी तरह यहां तक का हिसाब किताब करेंगे, ये बात जहन में क्लियर होनी चाहिए। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की इनकम के हिसाब किताब करके हमने टैक्स पे करना है। ठीक होगी ना बात? अब इसको हमने डिफाइन किया था कि जी नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट फॉल। ठीक है, ये 3 पंचिंग लाइन थी इसकी। ये जब एग्जामिनर पूछ रहा है तो हमें मेंशन करनी जरूरी है, बाकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत हम आगे पीछे भी हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ गया स्पेशल टैक्स ईयर, वेयर अ पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, और वेयर बाय एन ऑर्डर अ पर्सन हैज बीन अलाउड बाय द कमिश्नर टू यूज अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम normal tax year. Such income year or such period shall be that person's special tax year and shall be denoted by calendar year relevant to the normal tax year
इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। अब ये आपने याद रखनी है लैंग्वेज, जरा इसको याद करना है, समझना इसे आसान है बिल्कुल। समझना कैसे है? अब जून कब आएगा, इमीडिएट जून कौन सा है? नॉर्मल में तो खुद ही जून पे खड़े हैं, और इसमें देखना है कि अब जून कब आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, इस बात को ऐसे भी समझ लें आप अंडरस्टैंड करने के लिए, कि 30 जून तक, ये है 30 जून, जनवरी से, जनवरी में ईयर एंड हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, तो सेम ईयर कैलेंडर ईयर टैक्स ईयर कहला रहा है। क्योंकि जनवरी में इमीडिएट जून यही आना है, उसके फौरन बाद वाला जून, फेब में यही आना है, और जून में यहीं खड़े हैं। जैसे ही इसको क्रॉस किया, अब जून अगले वाला आना है। अब शुरू टैक्स ईयर 2021 में हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन एंड कहां हो रहा है? 22 में, तो फिर 22 लिखा जा रहा है। ठीक होगी ना बात? फिर हमने कल इसके साथ एक बात अटैच की थी कि जनाब चेंज ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर टू, क्या किसी बंदे के पास ये इख्तियार है कि वो कहे कि मेरा टैक्स ईयर नॉर्मल खत्म, क्योंकि हम सब पे बाय डिफॉल्ट क्या अप्लाई हो रहा है? नॉर्मल टैक्स ईयर अप्लाई हो रहा है। हम सब पे बाय डिफॉल्ट कौन सा टैक्स ईयर अप्लाई हो रहा है? नॉर्मल टैक्स ईयर अप्लाई हो रहा है। जाहिद कवि को कौन सा टैक्स ईयर अप्लाई करना है? नॉर्मल। हमारा जो राइज वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स ईयर अप्लाई होगा, ठीक है ना। क्या मुझे इख्तियार है कि मैं कहूँ यार नहीं, जून में तो हमारी सीए फाइनल की अटेम्प्ट होती है और हम बच्चों के साथ बिजी होते हैं और फलां है और ये है, कोई मैं अपनी बिजनेस की कंपेलिंग नीड शो करूं कमिश्नर को जाकर, ठीक है ना। तो क्या मेरे पास ये इख्तियार है? तो पता चलता है हाँ ये इख्तियार है। कोई शख्स नॉर्मल टैक्स ईयर छोड़कर स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकता है। कौन? अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज 12-month period other than normal tax year as a special year and commissioner may allow him। मैंने अप्लाई किया, कमिश्नर के ऊपर फर्ज हो गया कि मुझे इजाजत दे, नहीं फिर अगर यह लिखा होता ना शैल अलाउ, तो इसका मतलब था कि जरूर जो भी अप्लाई करे उसको अलाउ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शनल है। कमिश्नर देखे उसको, क्या देखे? कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन टू चेंज टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल if the person has shown a compelling need। Commissioner may impose condition while giving permission, कोई कंडीशन लगा दे। और ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले an order by commissioner of the change in tax year shall be passed after providing applicant an opportunity of being heard। जाहिर है इंसाफ का तकाजा है, किसी बंदे ने कुछ अप्लाई किया है, एक तो है कि आप उसने अप्लाई किया, एप्लीकेशन से ही आपको लगा कि ओके ठीक है, चले आप अप्रूवल दे दें, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड प्रोवाइड करना जरूरी है कि यार मेरे भाई मेरा मौक़िफ़ सुन तो लो, ताकि मैं आपको कायल कर सकूं। और अगर साथ ही ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा लगाम दी कि अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर रीज़न इन राइटिंग लिखें कि क्यों आप मुतमईन नहीं हुए, क्यों आपको लगा कि इसका टैक्स ईयर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, और अगर ऐसा हो गया, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड विथड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन। अब एग्जामिनर तो इसमें से छोटे छोटे, आपको पता है ना आजकल रिवाज क्या है, 2 मार्क्स का एक सवाल पूछ लिया, 3 मार्क्स का एक सवाल पूछ लिया, छोटा सा सिनेरियो बना के पूछ लिया। तो उसने कहा जी एक बंदे ने, उसको परमिशन मिल गई है और उसका टैक्स ईयर चेंज हो गया है जून से, अब चला गया है सितंबर पे, तो बताइए क्या बाद में ये चेंज हो सकता है? तो पता चला कि यस चेंज हो सकता है, कमिश्नर में बाय ऑर्डर। लेकिन ये वाला ऑर्डर देने से पहले भी उसे दोबारा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है पहले आपको नोटिस देंगे कि यार हम आपका
स्पेशल टैक्स ईयर विदड्रॉ करके दोबारा नॉर्मल में ले जाने लगे हैं, और अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो फलां तारीख को मेरे दफ्तर में आ जाओ। आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड का ये मतलब है। क्लियर हो गई बात जी? एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। ये भी स्पेशल में पढ़ेंगे तो इस लाइन का एक्सप्लेन करेंगे। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द कमीशन। अब कौन से ऑर्डर की बात हो रही है? दोनों की बात हो रही है। या तो जब ओरिजिनल अप्लाई किया था उसने रिजेक्ट कर मारा, या पहले उसने अलाउ कर दिया था बाद में विड्रॉ कर दिया। दोनों सूरतों में हमें ऑर्डर मिला है ना, एक ऑर्डर इन राइटिंग मिला हमें, एंड वी आर डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम बोर्ड के पास चले जाए। बोर्ड मींस कमिश्नर एक निचले दर्जे का ऑफिसर है। अब हम फेडरल बोर्ड के पास चले गए हैं, इसके मेन अथॉरिटी के पास चले गए हैं कि यार हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो क्या करें? फाइल रिव्यू एप्लीकेशन कि यार इस पे नजर सानी करें। ये हमने एक छोटी सी बात कही थी, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, और ये कमिश्नर ने इसको क्या कर दिया है? रिफ्यूज कर दिया। वो कहता है लेकिन अगर बोर्ड भी रिफ्यूज कर देना तो अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यानी कौन सी ऑप्शन नहीं है? कि अब आप हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, अब नॉर्मल वाले उसमें आप जुडिशरी के अंदर नहीं जा सकते। क्लियर हो गई बात जी? अब यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर लेंगे, और ये बात याद रखें, ये अटेम्प्ट आने वाली है जिसके अंदर यहां से सवाल आने वाला है, क्योंकि ये इसलिए एक दो अटेम्प्ट से वेट हो रहा है कि यहां से सवाल एग्जामिनर ने बनाना ही बनाना। फिर इसका एक रिवर्सल प्रोसेस है। अब क्योंकि स्टूडेंट को थोड़ा फैसिलिटेट करना भी टीचर का एक जिम्मेदारी होती है, तो अब इसका एक रिवर्स सवाल है। लॉ ने तो इसको इकट्ठा लिखा हुआ, लेकिन इसको हमने फिर अलग करके लिख दिया। चेंज ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर टू। अब आप स्पेशल टैक्स ईयर में चले गए हैं, 2-3 साल गुजरे हैं। वो जो आपकी कंपेलिंग नीड थी कि जी इस वजह से मेरा यहाँ हिसाब नहीं होता, वो नीड या तो ख़त्म हो गई है, या आपने देखा कि यार नहीं इतनी भी बात कोई नहीं थी, मैंने क्या करना था, टैक्स के सारे काम तो मेरे कंसल्टेंट ने करने थे, तो मैंने क्यों एक ईंट की मस्जिद अपनी अलग बना ली है। अब आपको ख्याल आया, अ पर्सन यूजिंग स्पेशल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज नॉर्मल टैक्स ईयर एंड कमिश्नर मे अलाउ। इसका मतलब है अगर आप एक दफा स्पेशल टैक्स ईयर में चले गए हैं तो कोई क़यामत नहीं आ गई। अगर आपको लग रहा है आप वहां कंफर्टेबल नहीं हैं तो दोबारा एप्लीकेशन देकर दोबारा वापस आ जाएं। किस में वापस आ जाए? नॉर्मल टैक्स ईयर में वापस आ जाए। अब क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा? कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन टू चेंज टैक्स ईयर फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड। अब वो बताया कि यार मेरा इधर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है। कमिश्नर में इम्पोज कंडीशन वाइल गिविंग परमिशन एन ऑर्डर बाय, बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है, बस सिर्फ अब लफ्ज क्या यूज हो रहा है? स्पेशल टू, बाकी सब कुछ वही यूज हो रहा है। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी। अब ये जो दोनों प्रोविजन हमने पढ़ी हैं, इनका आगाज अगर आप देखें तो कहां से हो रहा है? अ पर्सन, एक आदमी। और अगर हम कहते हैं कि नहीं यार हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट का टैक्स ईयर चेंज करके सितंबर कर दिया जाए, तो अब हम पर्सन नहीं कहला रहे लॉ की नज़र में, बल्कि क्लास ऑफ पर्सन कहला रहे हैं। ठीक है ना? लॉ में क्या कह रहा है? क्लास ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ टैक्स ईयर बाय क्लास ऑफ पर्सन, यानी कोई इकट्ठे होके, टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं यार हम सारों का चेंज करें, शुगर वाले कह रहे हैं, एक है एक शुगर वाला कह रहा है, एक है मियां मंशा कह रहा है कि यार मेरी निशात मिल का टैक्स ईयर चेंज करें, तो ये पिछली प्रोविजन लगेंगी। ठीक है ना? एक है नहीं, टेक्सटाइल एसोसिएशन इकट्ठे होके गई है, वो कह रहे सारे टेक्सटाइल का टैक्स ईयर चेंज करें, तो फिर वो प्रोविजन नहीं लगेगी, फिर ये प्रोविजन लगेगी। द बोर्ड in the case of class of person having special tax year may permit official gazette to use normal tax year. In the case of class of person having normal tax year
मे परमिट थ्रू ऑफिशियल गजट टू यूज, वही दोनों बातें लिखी हुई। लेकिन ये कमिश्नर के पास नहीं गए हैं, बोर्ड के पास गए हैं। बस ये बात समझनी है। इंडिविजुअल को परमिशन कौन देता है? कमिश्नर। और क्लास ऑफ पर्सन को परमिशन कौन देता है? बोर्ड। बस ये फर्क समझ, बाकी सारा कुछ वही हुआ। ऐसे कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, अब मैंने आपको एक सवाल बना के दिया, मैंने कहा जी कंपनीज, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का टैक्स ईयर नॉर्मल से चेंज करके बना दिया गया 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। तो जरा बताओ ये ऑर्डर किसने पास किया होगा? बोर्ड ने किया होगा, क्योंकि कमिश्नर तो नहीं कर सकता था ये। इसी तरह से कोई बैंकिंग कंपनीज, कोई और, ये एक छोटी सी बात आ रही। अच्छा जी, जब ये ऑर्डर हो रहा होता है ना, जस्ट टू हैव सम रियल नॉलेज इनसाइड, ऐसे नोटिस पास होता है, ऊपर नाम लिखा होगा किसका बंदा आया, ठीक है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका टैक्स ईयर क्या है, कौन सा पीरियड है, ये सब डिटेल आ गई। और नीचे ये वो ऑर्डर आ गया, वो जो हम कह रहे हैं ना कमिश्नर ऑर्डर पास करेगा, ये इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सबसेक्शन 3 रीड विद सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 74 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्रूवल इज हेयर बाई accorded to MSEFG पाकिस्तान लिमिटेड दिस टैक्स नंबर। क्या हो गया जी? मैं बताया था कि अब इनका स्पेशल टैक्स ईयर हो गया है, और ये हो गया और ये हो गया। ये ऐसे लिख कर हमें आ रहा होगा, वो जो हम कह रहे हैं पास ऑर्डर, ऐसे इन राइटिंग में ऑर्डर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर बता रहा होगा भाई अब आपका ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया। इस ऑर्डर के दरमियान में एक बात अहम लिखी हुई होगी कि कब से शुरू हो रहे हैं और कहां तक जाना है। इस बात पर वापस आते हैं, ये वाली बात पढ़ लें पहले, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब एक कंपनी आई, एक बंदा आया, उसने कहा जनाब पहले तो इसका टैक्स ईयर चल रहा था वही जुलाई से जून, ठीक है ना। उसने कहा यार मेरा ना 1 अक्टूबर से टैक्स ईयर बना दें, ठीक है। अच्छा जी, अप्लाई किया, सारा कुछ किया। अब ये टैक्स ईयर फर्ज किया, इस साल की हम बात कर लेते हैं। इस साल 30 जून 2022 तक का तो टैक्स उसका नॉर्मल चलेगा। अब उसने अप्लाई कर दिया कि भाई मेरे लिए स्पेशल टैक्स ईयर बना दें। कमिश्नर सेटिस्फाइड हुआ कि यार बात तो ठीक कह रहा है, इसकी कंपेलिंग नीड है। उसने कहा ओके जी, आइंदा 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक आपका टैक्स ईयर बन गया, और आइंदा फिर इसी पर चला करेंगे। बात समझ आ रही है? अब ये पहले ये 12 मंथ चल रहे थे नॉर्मल एंडिंग ऑन जून, आइंदा से ये 12 मंथ चला करेंगे, ठीक है ना। ये जो 3 मंथ हैं ये कहां गए? एक तो हो सकता था गवर्नमेंट दिल बड़ा करती हो, कहती है चलो इन 3 महीने का टैक्स माफ कर देते, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट इतनी अच्छी है नहीं है, ठीक है ना। एक तो दिल बड़ा करके कहा जा सकता था चलो यार ये 1 ऑफ हो रहा है, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऑब्वियसली। गवर्नमेंट ने कहा कि यार देखो वैसे तो हम आपको बार बार चीख के रोज़ बता रहे हैं कि टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। वो कहता है लेकिन जब हमारी अपनी बारी आएगी ना, अब ये 3 महीने आपका टैक्स ईयर है। ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशन किसे कहते हैं? जब आप एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हो तो जो इन बिटवीन लोग रह जाते हैं उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे अभी जब आईकैप ने एएफसी की स्कीम को पीआरसी में कन्वर्ट किया, कैफ को थोड़ा रीअरेंज किया, तो जो ऑलरेडी बच्चे सीए कर रहे थे उनके लिए साथ ही ट्रांजिशनल स्कीम आई। कह रहे जो बच्चे ऑलरेडी एंटर हुए हैं इनका क्या बनेगा?
इसका मतलब है ट्रांजिशन उस पीरियड को कहते हैं जिसमें इन बिटवीन आ जाने वाली चीज़ों का कहीं टेकअप किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये हमेशा राइज हुआ करेगा जब आप नॉर्मल से स्पेशल में जा रहे होंगे या स्पेशल से वापस नॉर्मल में आ रहे होंगे। और ये बात याद रखें, ये हमेशा, सोचे क्या कहना चाह रहा हूं, ये हमेशा 12 महीने से कम होगा हमेशा। ये 12 मंथ कभी भी नहीं हो सकता पीरियड, 12 से कम ही होगा हमेशा। 1 महीने का ट्रांजिशन आ सकता है, 2 का आ सकता है, 3 का आ सकता है, 5 का, 12 का नहीं। 12 का तो मतलब है वहीं खड़े हैं, नॉर्मल से नॉर्मल में ही रहे तो ट्रांजिशनल टैक्स है। तो मैंने एक एप्लीकेशन दी, सर मेरा टैक्स ईयर नॉर्मल है, आपसे दरखास्त है इसे नॉर्मल ही रखा जाए। ओके, इसका इलाज कराओ कहीं पे जाके तो फिर ट्रांजिशनल 12 महीने का आ सकता है ना, अदरवाइज 12 महीने का तो नहीं आ सकता। वेयर अ टैक्स ईयर of a person changes as a result of an order by commissioner of income tax either from normal tax year to special or special to normal, period between end of the last tax year prior to change and the date on which change tax year commenced shall be treated as transitional tax। last period कौन सा था, ये, और अगला यहां से शुरू हो रहा है। वो कह रहा है जो इसके दरमियान वाला पीरियड है ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, और ये ऑब्वियसली हमेशा 12 महीने से कम आएगा। तो जब कमिश्नर साहब आपको लिखकर बताएंगे ना, तो बीच में ये भी लिख देंगे कि आपका ट्रांजिशनल पीरियड ये बनता है, इसी नोटिस में लिख दिया करेंगे। The period of 6 months from 1st July 2017 to 31 December will be treated as transitional tax year, क्योंकि अब उसको तो पता लग गया ना मैं यहाँ से चेंज करके यहाँ ले जा रहा हूँ, नॉर्मल से स्पेशल में या स्पेशल से नॉर्मल में जा रहे हैं, तो यही मेंशन कर देगा वो। ठीक होगी ना बात। अब ये जरा सी तवज्जो करने का, जरा सा चेंज इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका है। नॉर्मली ये वाली बात आपको कहीं नहीं लिखी हुई नजर आ रही होगी, किताब में तो ऐसे नहीं लिखा हुआ। ये हम ऐसा क्यों करें, ताकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ अटैच होके पता हो कि हाँ यार ऐसे चलना है, ये बात हो रही है, ये काम ऐसे हो रहा है। पीछे रटा तो लग गया जी, एग्जाम वो कमिश्नर लिख कर देगा, इन राइटिंग देगा। भाई कैसे देगा, ऐसे इन राइटिंग देगा, उसके ऊपर बारकोड लगा होगा, और आजकल हो सकता है क्यूआर कोड लगना शुरू हो गया हो, और ये सारा निज़ाम ऐसे चल रहा होगा। अगर आपको अपील में लेकर जाना है, रिव्यू में लेकर जाना है, बोर्ड के पास लेकर जाना है, तो इसको लेकर जाएंगे। अब हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे कि अच्छा जी इसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये बात ठीक है, ये गलत है। और वो जो उसने लिखा कि इन राइटिंग बताएंगे, यहां इन राइटिंग बताएंगे कि इस वजह से आपको नहीं अलाउ कर रहे। ठीक होगी ना बात। तो इसका मतलब है टैक्स ईयर हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th June। स्पेशल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, हम अपने से ही बना रहे हैं एक डेफिनेशन, एंडिंग अदर देन ऑन जून। जून के अलावा एंड होने चाहिए, क्योंकि जून पर ही एंड होगा तो फिर क्या हो जाएगा। और स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ। ट्रांजिशन इज अ लेस देन 12 मंथ। और ये कब अराइज होगा, जब आप नॉर्मल से स्पेशल में या स्पेशल से नॉर्मल में आ रहे होंगे, तो फिर अराइज होगा। क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी, चलिए जरा देखिए क्या है ये। अब कई चीजें नोट करनी है ना, एग्जामिनर ने ऐसे कोई सिनेरियो बनाया, कहता है बताओ कौन सा टैक्स ईयर है। सबसे पहले क्या देखना है, चलो एंडिंग से शुरू कर सकते हैं। एंडिंग अदर देन जून है, इसका मतलब नॉर्मल तो नहीं है। अब देखना है 12 महीने हैं या 12 से कम है। अगर इससे प्रीवियस में एंड हो रहा है
इससे प्रीवियस डेट और इससे प्रीवियस डेट, तो 12 महीने, ठीक है ना। इसका मतलब है इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग अदर देन जून। तो फिर कौन सा टैक्स ईयर हो गया? स्पेशल। हाउ टू डोनेट, हाउ टू एब्रीविएट। अब जून कब आना है? क्योंकि यहां एग्जामिनर दो बातें पूछेगा आपसे, कहेगा बताओ ये टैक्स ईयर कौन सा है और बताओ इसको एब्रीविएट कैसे करेंगे। तो हमने बताया भाई ये स्पेशल टैक्स ईयर है और इसको 2021 से शो करेंगे। कोई बात समझ तो नहीं आ गई? आ गई है? अच्छा बताइए। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ नॉट एंडिंग ऑन जून, सो इट्स अ स्पेशल ईयर। अब जून कब आएगा? 21 में आएगा। जून कब आएगा? 21 में ही आएगा। जून कब आएगा? 21 में ही आएगा। जून कब आएगा? जून तो आया खड़ा है, ठीक है। इट्स नॉट अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, इट्स नॉट अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अब भी कैसे शो करना है जून कब आएगा? अब भी ऐसे ही देखना है कि जून कब आएगा, तो जून आया खड़ा है, ठीक है। बट इट्स अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसका मतलब है इस मर्तबा हमें कैसे टैक्स देना पड़ रहा होगा। उस्मान शेख साहब आगे, उन्हें दिखा दिया, उन्हें दिखा दे एक मिनट, फिर मेरे पास नहीं, फिर मुझे दे, और किसी बच्चे को कहे मेरी पानी की बोतल भी मुझे दे दे। अच्छा जी, क्लियर होगी बात जी। तो टैक्स ईयर की टाइप्स, टैक्स ईयर का कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, टैक्स ईयर की चेंज से रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आप ये कह रहे हैं ये सारा कुछ अगर एग्जामिनर पूछेगा तो आप कर लेंगे? पक्की बात है? तो कल यहां तक हम छोटा सा 10 मिनट के लिए क्लास में ही लिखवा कर देख लेंगे। ऐसे ही हमने चंक्स के अंदर अपनी तैयारी करते जाना है। एक वीकली टेस्ट तो हो ही रहा होगा ना, लेकिन हम जो पहले 3 दिन पढ़ा करेंगे उसे थर्सडे को वैल्यूएट कर लिया करेंगे, जो अगले 3 दिन पढ़ा करेंगे उसे सैटरडे या मंडे को वैल्यूएट कर लिया करेंगे। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। दूसरी बात हमें नजर आ रही थी इनकम। अब लफ्ज इनकम के एक मीनिंग है कि नहीं है? आम आदमी को कोई अनपढ़ भी हो, उसे कोई यार तेरी इनकम क्या है, उसे कुछ समझ आती है बात? इसका मतलब है माशरे में इनकम के कोई मीनिंग मौजूद हैं ऑर्डिनरी। अब या तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लफ्ज इनकम को ऑर्डिनरीली यूज करे, और अगर नहीं तो फिर तशरीफ ले जाए सेक्शन 2 में, तो वो ले गया और सब सेक्शन 29 में जाके उसने डिफाइन कर लिया कि नहीं नहीं भाई वो वाली बात नहीं है, इनकम से मेरी मुराद जो हर आदमी को समझ आ रही है बाहर खड़े हुए। मैं तो इनकम अपने स्पेसिफिक मीनिंग में यूज कर रहा हूं, इनकम इंक्लूड। उसने कहा इसका मतलब वो जो बाहर वाले सोच रहे हैं ना वो भी ठीक ही सोच रहे हैं, लेकिन मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कहीं आपको अगर कोई बात मिस हो गई है तो मैं जरा वो भी बीच में ऐड करता हूं। ठीक है ना? हमने पढ़ा है कि यार लफ्ज इंक्लूड से जब कोई डेफिनेशन शुरू हो रही हो तो उसका यही मतलब होता है कि जो डिक्शनरी मीनिंग है वो इंटैक्ट है, हम उसको जरा एलेबोरेट कर रहे हैं। एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो कहता है जो भी आपके जहन में इनकम की और कोई बातें हैं ना वो तो अपनी जगह हैं, हम एक सादा सी बात करें, हर वो अमाउंट जिसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हम टैक्स लगाएंगे वो इनकम की डेफिनेशन में आ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। ये बात ज्यादा एक्सप्लेन तो थोड़ा आगे जाके होगी जब हम इसको पढ़ेंगे। टैक्स 2 तरह से लगता है। एक टैक्स लगता है गवर्नमेंट कहती है यार आप ना हमें साल की अपनी कमाई का हिसाब दे देना,
ये आपका टैक्स ईयर है, जज़ाकल्लाह, ये आपका टैक्स ईयर है, आप इसका हिसाब किताब लगाकर हमें इसका हिसाब बता देना। इसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। क्या कहते हैं? NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम में आम तौर पर गवर्नमेंट आपसे आपकी इनकम पर टैक्स लेती है। मसलन फर्ज कर लें कोई एक बिजनेस है, बिजनेस में अब आप अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं और FAR 1 आजकल पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता है सेल किसी और चीज़ का नाम है और प्रॉफिट किसी और चीज़ का नाम है। ऐसे ही है ना? आम तौर पर बिजनेस में जब टैक्स लगता है तो प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है ना? जो बिजनेस का प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स लगेगा, इसीलिए आप लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा जी, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि यार नहीं, हम आपको एक रिलैक्स करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के बंदों से सारे ही डरते हैं, ठीक है ना? टैक्स देने से नहीं डरते, FBR से डरते हैं। वो कहते हैं टैक्स ले लो, लेकिन ये जो FBR वाले पीछे पड़ जाते हैं ना, अगले को चोरी समझते रहते हैं, तो गवर्नमेंट फिर कुछ लोगों को कहते हैं कि यार नहीं नहीं, चलो ऐसा करो, तुम सारा टैक्स जो है ना, हम तुम्हारे से तुम्हारा प्रॉफिट नहीं पूछेंगे, बल्कि तुम्हारी सेल का 1% 2% बस हमें टैक्स दे दो। आमतौर पर एक्सपोर्टर वगैरह को ऐसी ऑप्शन दे दी जाती है ताकि वो सारा फोकस अपना कहाँ रखें, अपने बिजनेस पे रखें, ना कि आईफोन खरीद के FBR पहुँचाने पे जोर रखें, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इसको कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। वो कहता है भाई भले हम आपसे इनकम पे टैक्स ले रहे हों, या कोई आप उस कैटेगरी में हो जहां आपकी इनकम नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि कैसे करेंगे, फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स ले लें कि आज जितनी एक्सपोर्ट हुई है बस इसका 1% टैक्स काट लेगा बैंक, बस यही आपका टैक्स है, बाद में हम नहीं आपसे पूछ रहे कुछ भी। तो ये लोग भी बीच में शामिल हैं। 2 लोग आ गए, तीसरे लोग कौन आ गए जी? पढ़ें जरा। ये क्या लिखा हुआ है? ये एक और बात लिखी है, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनरी। वो कहते हैं कुछ चीजों को ना हम इनकम ट्रीट कर लेते हैं, मसलन डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? जो शेयर होल्डर को कंपनी से प्रॉफिट आता है। रॉयल्टी, प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट मींस इंटरेस्ट। वो कहते हैं इस तरह की जो अमाउंट अगर हमें कहीं से मिल रही हो तो ये भी आपकी इनकम में ही शुमार हो जाएंगी, ठीक है ना? ये भी आपकी इनकम में ही शुमार हो जाएंगी। अच्छा जी, फिर एक और मजे की बात लिखी है, फिर एक मजे की और बात लिखी है। वो कह रहा है एनी लॉस ऑफ इनकम के अंदर लॉस भी शामिल हो गया। ये बड़ी अहम बात है, इसका फायदा होगा हमें। मैंने एक जगह से 5 लाख रुपया इनकम कमाई, एक जगह से मुझे 3 लाख का लॉस आ गया, अब मुझे टैक्स 2 लाख पर देना पड़ेगा। ये लॉस नेगेटिव इनकम के तौर पर आया है, वरना आपको वही बात, वो जो मैंने पहले दिन आपसे कहा कि उन्होंने कहा जी हैंग हिम, और उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह हैंग हिम, ठीक है ना? तो अगर ये ना लिखा होता और मैं कहता यार देखो भाई 5 लाख मेरी इनकम थी, 3 लाख मेरा लॉस था, 2 लाख पर टैक्स ले लो, वो कहते ये कहाँ लिखा है कि लॉस माइनस कर लोगे? हमने तो इनकम पर टैक्स लेने की बात की है। 5 लाख इनकम है, हम तो इनकम की बात कर रहे हैं, लॉस की तो बात ही नहीं कर रहे। इसलिए लॉ ने यहाँ इसको डिफाइन किया है कि नहीं नहीं, ये बीच में ही शामिल है। तो इसका मतलब है जब लॉस आ रहा होगा तो लॉस हम क्या कर सकते होंगे, माइनस कर सकते होंगे। तो ये एक लॉ ने थोड़ा सा इनकम को रिफाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ वर्ड इंक्लूड। इसके बाद एक लफ्ज आ गया हेड्स ऑफ इनकम। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना, कतन नहीं देना। आप इसका एक लफ्ज ये भी हो सकता है, आप कहेंगे सर अगर नहीं देना तो आपने यहाँ क्यों लिखे हुए? इसके ऊपर एक काउंटर आर्गुमेंट आ सकता है ना। ये 2 वजह से लिखे हुए हैं। एक तो ये कि
हमने बीच में क्योंकि सेक्शन सब सेक्शन का लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, आपको ये समझाना है कि यार नॉर्मली डेफिनेशन कहाँ लिखी होती हैं, सेक्शन 2 में, तो नज़र आए। प्लस कल को मुझे ही कहीं कंफ्यूजन हो जाए, कोई चेंज आ जाए, तो अगर मैं देखना यार इनकम की डेफिनेशन चेंज तो नहीं हो गई, तो मुझे भी पता हो मैंने ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 जाकर देखना है। ये अपने रेफरेंसेस के लिए, या जब आप अभी कोई तकरीबन 1.5 महीने जब मेरे साथ पढ़ चुके होंगे, तो आप सब अल्लाह ने चाहा तो इस काबिल होंगे, आप कहेंगे अच्छा यार ये लॉ कोई क़यामत थोड़े है, ये तो मैं खुद भी पढ़ लूँगा। तो फिर आप रेफरेंसिंग कैसे करोगे? एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल हरगिज लिख कर नहीं आना। हाँ, 3 से 4 सेक्शंस आएंगे, जो आगे सेक्शन 120, 121, 122, ये 4-5 सेक्शन आएंगे जिनके नंबर याद करने हैं। वहाँ ये रेड कलर से लिखा हुआ होगा और आपको लिखा होगा कि ये वाला नंबर भी याद करना है, ठीक है ना? तो जो करना होगा वो साथ साथ इंशाल्लाह लेके चलेंगे, ये बिल्कुल नहीं करने। यही बात हो रही है, लेकिन आगे रिफाइन होगा, अभी तो जाहिर है इनिशियल बात हो रही है। जी जी, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम होगा। असल में नॉर्मल को थोड़ा सा, बस मेरा ख्याल कल का या परसों का लेक्चर आएगा तो वहाँ पहुँच चुके होंगे, बस जाने वाले हैं उधर तक। फिर वो कहता है जी इनकम को हमने खाली इनकम नहीं रखा, बल्कि इसके हमने क्या बना लिए, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब है, लॉ ये कह रहा है कि यार अगर कोई आदमी पैसे कमा रहा है ना, तो हमारी नज़र में वो इन 5 में से कहीं फॉल करती है। या वो सैलरी कमा रहा है, या वो इनकम फ्रॉम, या वो इनकम फ्रॉम, या कैपिटल एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कहता है यार ये 5 हेड हैं, आप जो भी कुछ कमाएंगे इनमें से कहीं फिट बैठ जाएगा, और अगर कहीं नहीं फिट बैठेगा तो इनकम फ्रॉम अदर मीन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज अ रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। रेजिडुअल का क्या मतलब होता है, बचा कुचा, जो कहीं इनकम फिट नहीं होगी। मतलब एक इनकम आई है ना मेरे पास, मैं सबसे पहले देखूंगा क्या ये सैलरी है। अब ये हमारे 5 मेन चैप्टर हैं, ये 5 चैप्टर की हेडिंग है। अब हमने यही 5 चैप्टर पढ़ने हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, ये। तो पहले हम देखेंगे सैलरी तो नहीं है, पता लगा नहीं सैलरी तो नहीं है। तो कहा क्या ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, नहीं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी नहीं। क्या ये बिजनेस है, कहता नहीं बिजनेस भी नहीं है। क्या ये कैपिटल गेन है, कहता नहीं है। कहता बस फिर समझ आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेजिडुअल का ये मतलब है, जो कहीं फिट नहीं बैठेगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाएं। मतलब कोई भी इनकम हो सकती है ना, कोई एक पीर साहब है, उसके मुरीद आके नजराना दे रहे हैं। अब अगर हम कहें कि पीर साहब का ये बिजनेस है तो पीर साहब की तौहीन हो जाएगी, तो हम नहीं कह रहे बिजनेस है। हम कहें जी पीर साहब सैलरी जॉब पे रखे हुए, नहीं ये भी नहीं पीर साहब को कह सकते, तो कह देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आ गई है बात, समझ आ गई है? तो जी ये अभी करेंगे, हर चैप्टर को हमने करना है। वैसे अगर हल्का हल्का मैं बता दूं, सैलरी का मतलब है जब आप नौकर भर्ती हो जाए, ठीक है ना। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का एक खास मतलब है कि असल में ये लिखा हुआ है रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कि जब आप लैंड या बिल्डिंग को किराए पर दे दें तो जो इनकम आ रही होती है उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कह रहा है। फिर आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो आप कारोबार कर रहे हो। कैपिटल गेन्स मीन्स ऐसी इनकम, अब ये एक लंबी डेफिनेशन है, एक ऐसी इनकम जो कैपिटल एसेट्स से कमाई जाए। अब कैपिटल एसेट्स क्या हैं? सबसे पहले प्रॉपर्टी। अगर प्लॉट खरीद कर बेचा जाए तो दिस इज कैपिटल गेन। घर खरीद कर बेचा जाए दिस इज कैपिटल गेन। लेकिन घर खरीद कर किराए पर दे दिया जाए तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी तरह घर है, इसी तरह शेयर्स हैं, इसी तरह कोई गोल्ड है, इसी तरह कुछ चीज़ें हैं, वो इस चैप्टर में डिटेल में जाकर पढ़ रहे होंगे। और जो कहीं ना फिट बैठे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इसका मतलब है एक शख्स की मैक्सिमम इनकम कितने हेड से आ सकती है? 5 हेड से आ सकती है। कौन कौन से जी? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक होगी बात?
इसके बाद लॉ एक और बात कर रहा है, दैट इज रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट, अब ये लफ्ज़ फिर लॉ ने डेविएट किया। तो अब आजकल लॉ हम ज़रा मॉडर्न वे में लिखना शुरू कर दिया हमने। अब सेक्शन 2 में पता क्या लिखा होगा, क्योंकि डेफिनेशन की जगह क्या है सेक्शन 2 में लिखा होगा रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन वो है जो सेक्शन 82 में लिखी हुई है। बात समझ आई है? जरा यूजर फ्रेंडली एक टर्म यूज करते हैं ना, अब लॉ भी जरा यूजर फ्रेंडली हो गया। तो बाद दफा डेफिनेशन अब हम सेक्शन 2 की बजाय रेलिवेंट जगह पे जाके लिख देते हैं, लेकिन फिर हुज्जत तमाम करने के लिए वहां डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, एज डिफाइन इन सेक्शन 82। तो आपने परेशान नहीं होना कि सर तो कल से चीख रहे थे कि सेक्शन 2 होता है, अब आगे 82 लिख दिया है। ऐसे मैं ये भी कह सकता हूँ 8 एक्स्ट्रा लिखा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं है। ठीक है ना? आइए जी, रेजिडेंट, एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर ए टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in tax year। वो कहते हैं एक ऐसा आदमी, एन इंडिविजुअल, इसका मतलब है हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा। आपका, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, हर एक का अपना अपना निकल रहा होगा। एन इंडिविजुअल शैल बी, रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी, मैंडेटरी है। ये नहीं कि मैं कहूँ नहीं मैं इंडिविजुअल नहीं बनना जी, ऐसे नहीं है, मजबूरी है। अगर 183 डेज पूरे हो गए हैं तो फिर आप रेजिडेंट हो गए हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गए हैं। एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर ए टैक्स ईयर। फॉर अ टैक्स ईयर का मतलब है हर साल मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग निकला करेगा। मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस जिंदगी में एक दफा नहीं डिफाइन होगा कि जी जाहिद कभी रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, हर साल डिफाइन होगा। जैसे अब टैक्स ईयर हमारा क्लोज हुआ 30 जून 2022। इस टैक्स ईयर में अगर मैंने पाकिस्तान में 183 डेज और मोर स्पेंड किए हैं तो मैं इस टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट हूं। अगले के लिए फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा, इससे पिछले के लिए फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ, अगर खाली ऐसे लिख दूं, फॉर ए पीरियड ऑफ 183 डेज, तो फिर मीनिंग निकलता कि अच्छा 183 दिन मुसलसल पाकिस्तान में रहा हो। उन्होंने कहा नहीं, और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट। तो कहते नहीं, मुसलसल नहीं, ओवरऑल। आप 10 दिन पाकिस्तान रहे, फिर बाहर चले गए, फिर पाकिस्तान आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। वो कहता हम सबको जमा करके भी चेक करेंगे। और पीरियड्स इन एग्रीगेट। अब ये इतनी मुश्किल लैंग्वेज क्यों बनानी पड़ रही है? हैंग हिम फ्रॉम नेक से बचने के लिए। वरना तो हम कहेंगे जी कहां लिखा है कि जी आप तोड़ तोड़ के भी ऐड करेंगे। और लॉ में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब भी हम लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी शुरू करते हैं तो पहला सवाल ही होता है कि कहां लिखा है, बताओ ना, कहां से मीनिंग निकाला है तुमने। ये भले हमें नजर आ रहा हो कि यार जो हम बात कह रहे हैं ये लॉजिकली बिल्कुल गलत कह रहे हैं, लेकिन लॉ में लॉजिक नहीं चलती। लॉ इज ब्लाइंड। लॉ उन अल्फाज का मजमुआ है, अगर उससे वो मीनिंग नहीं निकलता और मेरी फेवर में बात जाती है तो मुझे फौरन यूज करनी है। मैंने उस वक्त ये नहीं देखना कि यार नहीं ये तो मैं कह तो गलत ही रहा हूं। नहीं, लॉ में एक लूज जगह है, मैंने उसका फायदा उठा लेना है। इसी को इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कहते हैं। इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज और मोर इन टैक्स ईयर। जिस साल आप पाकिस्तान में 183 दिन रह गए,
मुसलसल या अलग अलग? मुसलसल या अलग अलग, इन एग्रीगेट। तो बस अब एक फंस गए आप क्या बन गए? रेजिडेंट बन गए। रेजिडेंट बनने का मतलब क्या है कि अब आपने ग्लोबल इनकम के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स देना है। Why we are calculating residential status of a person? If the person is a resident, तो फिर उसने पूरी दुनिया में जहां भी जो कुछ कमाया है वो पाकिस्तान में उस पर टैक्स देना है। आपका इंग्लैंड में कोई कारोबार है, दुबई में है, कहीं है, पूरी दुनिया में आप कहीं भी काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया से जो कुछ आपने कमाया है वो सब डिक्लेयर करना है रिटर्न में। किसने? रेजिडेंट इंडिविजुअल ने। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, मसलन आपने जरा अच्छे तरीके से मैनेज किया, आप पाकिस्तान में 182 डेज के आम है आपका। अब आपने पाकिस्तान में कमाई गई इनकम का हिसाब देना है। अब इंग्लैंड में कमाई हुई इनकम का हिसाब नहीं देना, दुबई में कमाई हुई इनकम का हिसाब नहीं देना। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इसलिए इसे इतना रिफाइन करके पढ़ने की कोशिश हो रही है। अगर आप रेजिडेंट हो गए तो फिर आपने ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना है। ग्लोबल इनकम का क्या मतलब हुआ? इनकम दो तरह की आ रही हैं। वन इज पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम। रेजिडेंट ने दोनों पर टैक्स देना है। इफ अ पर्सन बिकम्स रेजिडेंट तो उसे पाकिस्तान सोर्स इनकम पर भी टैक्स देना है पाकिस्तान में, और फॉरेन सोर्स इनकम पर भी टैक्स देना है पाकिस्तान में। लेकिन अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है। फॉरेन सोर्स इनकम आप उसकी नहीं पूछ सकते। बात समझ आ गई है? किसी बंदे को फांसी लगाने का एक तरीका यह है कि वो 183 डेज पाकिस्तान में गुजार दे, फिर उसे ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। वो कह रहे हैं अगर कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, किसका? या फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और वो डेपुटेशन के ऊपर मुल्क से बाहर है। आपने देखा आर्मी के कुछ लोग सऊदी अरब में, कहीं फलां जगह पे, कोई हमारे एम्बेसडर, कोई और लोग, ये मुल्क में 183 डेज तो नहीं गुजारेंगे। वो कहता है लेकिन इन लोगों के 183 डेज से नहीं कैलकुलेशन करेंगे। इफ द पर्सन इज द एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट तो ये रेजिडेंट ही कंसीडर होगा, ये नॉन रेजिडेंट नहीं होगा। पाकिस्तान का सफीर रेजिडेंट ही कंसीडर होगा, नॉन रेजिडेंट। इसके डेज नहीं काउंट करने, मेरे आपके डेज काउंट करने हैं। अगर 183 डेज पाकिस्तान में गुजारेंगे तो हम रेजिडेंट होंगे, हम मैनेज करें, कुछ अर्सा बाहर चले जाया करें तो फिर हम नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। लेकिन एक गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, ये हमेशा रेजिडेंट ही होगा। अगर ये बाहर इसकी डेपुटेशन हुई है और उस वजह से इसने सिर्फ 20 डेज पाकिस्तान में गुजारे हैं, ये तब भी रेजिडेंट होगा। एग्जामिनर क्या करेगा? इसी कहानी बनाएगा, इसकी सारी थोड़ी सी कहानी, और कहेगा जनाब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आप डेज कैलकुलेट करेंगे तो 110 दिन आ रहे होंगे, आप भूल ही जाएंगे कि तो एम्प्लॉय ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट था। इसका मतलब दो तरीके से चेक करना है। एक नॉर्मल आदमी 183 डेज और मोर, इसका मतलब मिनिमम 183 डेज। 182 डेज हुए तो नॉन रेजिडेंट हो गए। रेजिडेंट हुए तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे, रेजिडेंट हुए तो पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम। क्लियर होगी बात जी? कल यहां से आगे चलेंगे इंशाअल्लाह।